जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है पाकिस्तान के ऊपर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक बात बोली थी कि पाकिस्तान बड़ा उछल उछल के बोल रहा है कि भैया हम मीडिएशन कराने जा रहे हैं। और दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये रीट्वीट किया ना, उसके बाद पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था। पाकिस्तान ने चारों दिशाओं में उछल उछल के बोलना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नया मीडिएटर पैदा हो गया। अब भैया पाकिस्तान ने एक मीटिंग और बुला ली इसके लिए। अब दोस्तों, इस मीटिंग में क्या हुआ और उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान के साथ लिटरली क्या आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। किस तरीके से पाकिस्तान जो हवा में उछल रहा था ना, उसको खींच करके नीचे ले आए हैं जमीन पर। जमीन के नीचे गाड़ दिया गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की चारों तरफ केवल बेइज्जती नहीं हुई है, पाकिस्तान के कपड़े फाड़े गए हैं बहुत अच्छे वाले। दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये आर्टिकल देखो। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये सूर का बच्चा है इशाक दर, और ये इशाक दर यहाँ पे गिर गया। ये गिर कैसे गया, किस वजह से गिर गया, कौन से नशे कर रखे थे, और उसके बाद इसके गिरने के बाद इसका कंधा टूट गया है। अब कंधा तो टूटना ही था। पाकिस्तान की जो इतनी भारी इकोनॉमी है, पाकिस्तान का जो इतना भारी करप्शन है, उसका बोझ इसके कंधों पे ही था ना दोस्तों। तो बेसिकली हुआ क्या? तो दोस्तों, एक बात समझ लो, अब समझाता हूँ आपको तसल्ली से कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लीडर जो है खुद कैसे गिरते फिरते पड़ रहे हैं। दोस्तों, पहले ना थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको। कुछ दिन पहले याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि हम ईरान और इजराइल के बीच में और यूएसए के बीच में मीडिएशन करेंगे, हम शांति वार्ता करवाएंगे। पहली बात तो ये, इन्हें शांति वार्ता की स्पेलिंग भी आती है, इन्हें मीडिएशन की स्पेलिंग भी आती है। पाकिस्तानियों मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बाप ने भी कभी मीडिएशन करवाया? हाँ, तुम्हारे बाप ने तो करवाया। टेक्निकली इनके बाप हम है ना। हाँ, हमने तो बहुत करवाया यार, हम तो यार हमेशा से ही करवाते रहे। ठीक है, तुम्हारे बाप ने करवाया पाकिस्तानियों, पर तुम फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम जाहिल हो। सीधी सी बात ये है। अब मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने मीडिएशन करवाने का दावा किया। पहली बात तो ये कोई फेल्ड मीडिएशन नहीं था कि मतलब इन्होंने मीडिएशन करवाया और वो फेल हो गया इसलिए फेल्ड मीडिएशन नहीं भाई साहब, ये था फेक मीडिएशन। पाकिस्तान प्रोपागेट ही फेक मीडिएशन कर रहा था। पाकिस्तान ने कभी कोई मीडिएशन ही नहीं करवाया। इन्होंने इस्लामाबाद में एक मीटिंग करवाई। मीटिंग के अंदर इन्होंने बुलाया तुर्की को, इजिप्ट को, और इन्होंने बुलाया सऊदी अरेबिया को। भैया, जिसके बीच में मीडिएशन करवा रहे हैं, जिसके साथ मीडिएशन करवा रहे हैं यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच में। इन तीनों में से कोई भी नहीं था वहां पे, और ये बाकी कंट्रीज को बुला करके झक मार रहे थे। पाकिस्तानी, मुझे एक चीज बताओ, मतलब हमें पता है भाई कि तुम नालायक हो, पर इस लेवल की नलायकी कि भाई जिनके बीच में मीडिएशन करवा रहे हो वही नदारत है भाई उस मीटिंग से, और तुम क्या वहां भाड़ झोंकने गए थे? दोस्तों, ये ना कोई मीडिएशन था ही नहीं। इनके बाप ट्रंप ने फोन लगाया होगा और बोला होगा कि भैया ऐसा है, मुझे ना ये वॉर किसी तरीके से खत्म करवानी है, तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ईरान मेरी सुन नहीं रहा है, तो एक काम करो, तुम ना बस इसमें हाँ में हाँ मिला देना। तो इन्होंने बोला होगा जाकर के पाकिस्तान को ना एक भाई मीडिएशन का शफूगा छोड़ दूं, और पाकिस्तान ने छोड़ दिया। पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की क्या खैर, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती का सवाल नहीं उठता, और ना इनको बेइज्जती से फर्क पड़ता है। पाकिस्तानियों को नहीं फर्क पड़ता। दोस्तों, ये जितना भी नाटक किया ना इन्होंने मीडिएशन का, ये कोई मीडिएशन नहीं है, ना ये कोई डिप्लोमेसी है, ये केवल और केवल एक पीआर स्टंट है, और वो भी बहुत घटिया किस्म का पीआर स्टंट। लिटरली बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो सबसे घटिया पीआर करने वाली कंपनी है ना, वो इनसे 10 लाख गुना बेहतर पीआर कर लेती है। और दोस्तों, सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब ईरान से स्टेटमेंट आ गई और ईरान ने क्लियर शब्दों में ये कह दिया कि भैया हम तो कोई मीडिएशन चाहते ही नहीं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान मीडिएशन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है मीडिएशन करवाने की। दोस्तों, पाकिस्तान की औकात नहीं है मीडिएशन करवाने की। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट दी गई है ईरान की तरफ से। ईरान ने क्लियर शब्दों में ये बोला कि भाई वी डोंट ट्रस्ट यू, इसलिए आप मीडिएशन नहीं करवा सकते। और जिसके साथ ईरान ट्रस्ट नहीं करता उसके साथ मीडिएशन कैसे हो जाएगा? मतलब एक चीज बताओ, एक कंट्री है जिसमें एक कंट्री तो पूरा ट्रस्ट करती है। क्यों? क्योंकि भाई वो जाकर के उसे जॉब्स देता है डिफरेंट टाइप की। आपको पता ही है किस किस जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रंप के साथ दी थी ना, आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने, इशाक दर के बेटे ने। ठीक है, अब उन जॉब्स में नहीं जाते, पर दी थी, आप समझ जाओ। ठीक है, ईरान ने डायरेक्टली बोल दिया हम तो इन्हें ट्रस्ट ही नहीं करते। मीडिएशन की टेबल पे मेन मीडिएटर बनाने तो छोड़ो, हम इन्हें चपरासी ना रखे वहां का। मतलब दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान का मीडिएशन रिजेक्ट नहीं किया, पाकिस्तान को ही रिजेक्ट कर दिया ईरान ने। और ये इससे बड़ी बेइज्जती क्या करवाएंगे? और दोस्तों, ये स्टेटमेंट का रीजन क्या है? पहली बात तो ये कि ईरानियों को पता है कि पाकिस्तान यूएस का एलाय है और सऊदी अरेबिया का एलाय है, जब सऊदी अरेबिया को जरूरत होती है या फिर इन्हें डॉलर्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जैसी एक कंट्री जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, खुद की कोई इज्जत नहीं है, खुद की कोई वैल्यू नहीं है,
इस कंट्री को ईरान मीडिएशन करने कैसे देगा? मतलब जहाँ पे ईरान को ये पता है कि जो उसके मेन दुश्मन है यूएसए, सऊदी अरेबिया, इजराइल, भाई वो ये सारी कंट्रीज के साथ ये जाके सो चुका है। और अगर इसका अनुवाद करूँ सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज, तो उसका मतलब ये है ईरान ने बोला कि भाई तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी अगर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तो तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कैसे दी जाए। और दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के अंदर ना आप न्यूट्रल है तो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, ये देखा जाता है आपकी न्यूट्रलिटी कितनी है। पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी तो छोड़ दो, इनका तो बैंक बैलेंस जीरो है, इनकी तो औकात ही नहीं है कुछ। पाकिस्तान दोस्तों दुनिया में न्यूट्रल केवल और केवल तब होता है जब उसकी बेइज्जती हो रही होती है, ना तो वो रिएक्ट करता है और ना वो उसको एक्सेप्ट करता है। सीधी सी बात ये है, पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी बस केवल बेइज्जती तक सीमित है या भीख मांगने तक बस। पर दोस्तों दिमाग में ये चीज आ रही हो कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर ये मीटिंग्स क्यों करवा रहे हैं, मीडिएशन का पूरा ड्रामा क्यों कर रहा है, जब उसको पता था कि भाई ये सारी की सारी चीजें फेल हो रही है। तो भैया इसका केवल एक रीजन ये कि पाकिस्तान ना केवल रिएक्ट कर रहा है, पाकिस्तान एक्ट नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है, इसलिए रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तान का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा शिथिल हो रखा है, बहुत ज्यादा कोलैप्स होने की कगार पे पहुंच गया है। पाकिस्तान के ऊपर ईरान कभी भी अटैक कर सकता है, अफगानियों से इनका पहले से ही मसला चल रहा है, बीएलए वाले इनको हर जगह से पेल रहे हैं। और दोस्तों ऊपर से इंडिया वाले भी तैयार बैठे हैं कि तू कोई मौका दे, हमें एक ऐसा झापड़ मारेंगे कि चारों दिशाएं एक नजर आने लगेंगी पाकिस्तान को। लिटरली दोस्तों ये सिचुएशन पाकिस्तान के साथ चल रही है। और ऊपर से सोने पे सुहागा, पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट किया हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ, भाई वो इसके गले की फांस बन गया है। कैसे बन गया दोस्तों? सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई आओ और हमारे साथ लड़ो। लिटरली दोस्तों ये बोला गया है कि भाई अटैक किया जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन यूज किया जा सकता है पाकिस्तान के। अगर सऊदी अरेबिया को रिक्वायरमेंट पड़ती है, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि जाकर के ना इस स्टेटमेंट को कंडेम कर दे या फिर ये बोल दे कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पाकिस्तान की खुद की कुछ औकात नहीं है। पाकिस्तान की दिक्कतें दोस्तों इस कदर बढ़ी हुई है कि इंटरनल लेवल पे जिनके 20% शिया कम्युनिटी अंदर बैठी है ना इनकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, वो भाई इंटरनली कब अग्रेसिव हो जाए और पाकिस्तान इंस्टेबल हो जाए पता नहीं लगेगा। मिनटों में पाकिस्तान जल के राख हो जाएगा। सिंपली पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में फंस गया है। और ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ऊपर से आके पैदा हो गई या रा ने साजिश कर दी या फिर यहूद या हनूद की साजिश हो गई। नहीं दोस्तों, ये सारी करनी जो है ये आसिम मुनीर और जितने भी इनके आर्मी के जनरल रहे हैं या फिर इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सब उनकी करनी है। पाकिस्तान जो आज भुगत रहा है पाकिस्तान के कर्म ही है, पर पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। अगर आपको लगेगा कि पाकिस्तान के लोगों को दिख रहा होगा उनकी आगे कुछ नहीं, भाई इनकी आंखों में ढीठ भरा हुआ है, लिटरली इनकी आंखों में ढीठ भरा हुआ है, ये साले खुद ढीठ है दोस्तों। पर ना यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई पाकिस्तान की औकात नहीं है, ठीक है सबको पता है कि पाकिस्तान की किसी भी दहली की औकात नहीं है, कुछ मीडिएशन नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है और कौन करेगा? तो दोस्तों एक बात समझ लो, यहाँ पे ना मल्टीपल कंट्रीज है जो इस चीज के लिए तैयार बैठी है। सबसे पहला नंबर आता है कतर का। आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने रिमार्केबल मीडिएशन हुए हैं इस मॉडर्न एज में, जब मैं बाइडन की बात करूँ और ट्रम्प की एरा की बात करूँ, तो उस टाइम पे वो ज्यादातर कतर में हुए। मतलब अब्राहम अकॉर्ड्स आपका कतर के अंदर साइन हुआ, उसके बाद आपने तालिबान को जो रिकॉग्नाइजेशन दिलवाई वो वहाँ पे करवाई है। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर अभी इनकी लड़ाई चल रही थी अफगानियों से, उसको लेकर के भी ये कतर में गए थे। और अमेरिका मिडिल ईस्ट के साथ जब भी कुछ बड़ी डील साइन कर रहा होती या जब भी कभी कोई बड़ा एस्केलेशन हो रखा होता है उसको शांत करने की कोशिश करता है, तो वो कतर जाता है। कतर जाकर के इसको पूरा रिजॉल्व किया जाता है। कतर एक नंबर 1 प्लेयर निकल के आता है जो मीडिएशन करवा सकता है। सेकेंडली दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर जो साबित हो सकता है वो ओमान हो सकता है, क्योंकि ओमान के किंग के साथ सऊदी के भी अच्छे रिलेशन है और उनको न्यूट्रल ग्राउंड पे देखा जाता है ईरान की तरफ से भी। और तीसरा नंबर यहाँ पे आता है तुर्की का। तुर्की भी यहाँ पे मीडिएशन तय कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है तुर्की के साथ कि तुर्की के खुद के अपने एम्बिशन है। तुर्की खुद उम्मा का चुम्मा लेकर के ना उम्मा का राजा बन के बैठना चाहता है। सेम सिचुएशन तुर्की को कई बार मुश्किलों में डाल चुकी है। तुर्की बहुत पहले से चाहता है कि वो जितना भी मुस्लिम वर्ल्ड है उसका लीडर बन के निकला है, लेकिन सेम चीज तुर्की के अलावा सऊदी भी चाहता है। तुर्की कंपैटिबल है, लेकिन सऊदी और तुर्की के बीच में जो ये पावर का टसल है ना, ये शायद तुर्की को कभी मीडिएशन टेबल पे ना मेन कंडक्टर बन के नहीं आने देगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी। और रही बात भारत की, तो भारत ने दोस्तों पहले ही बोल दिया था कि हम इस लड़ाई में पड़ेंगे नहीं। तुम लिटरली भाड़ में जाओ, हमें तुमसे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। तुम अपनी लड़ाई जैसे करते हो, जहां करते हो, जैसे भी करो, जहां जाके मरना है वहां जाके मरो, हम बीच में नहीं पड़ने वाले। और दोस्तों इंडिया ने जो अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रखी है, भाई इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, शुरुआत से लेकर अब तक, मतलब नेहरू जी के टाइम से लेकर के मोदी जी के टाइम तक, इंडिया ने जो नॉन अलाइनमेंट अपना के रखा है, इसने इंडिया को हर जगह बहुत फायदा पहुंचाया है। हमारे देश के अंदर लीडर चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन हर प्राइम मिनिस्टर की एक प्राथमिकता रही है कि इंडिया का इंटरेस्ट पहले आना चाहिए। और आज भी इंडिया वही कर रहा है। इंडिया हर जगह से अपना तेल निकाल भी ला रहा है, अपने लोगों को भी निकाल ला रहा है। और इंडिया के अंदर ना एक सिचुएशन जो अभी बनी हुई है कि भाई एक केओस क्रिएट कर रखा है लोगों ने कि भाई इसके रेट बढ़ रहे हैं, उसके रेट बढ़ रहे हैं। भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखो, लोगों ने ना 86% ऑयल के प्राइस बढ़ा दिए अपनी कंट्री में, और इंडिया में कितने बढ़े हैं? मात्र मुश्किल से 5% रेट नहीं बढ़े, और वो भी कमर्शियल कमोडिटीज पे।
प्राइवेट कॉमोडिटीज पे तो रेट बढ़े ही नहीं है ज्यादा। यहाँ पे एक बात समझना दोस्तों, जो मीडिएशन कराने वाली कंट्री होती है ना, जिनका ऑरा होता है मीडिएशन कराने वाला, वो भाई चिल्लाते नहीं है सुअरों की तरह, जैसे पाकिस्तान चिल्लाता है। पाकिस्तान जाकर के बस बोल देता है, इन्हें बोलने से मतलब है, करने से इन्हें कुछ मतलब नहीं है। मतलब बोल दो जाकर के, हो या ना हो वो बात की बात है, क्योंकि लोगों की मेमोरी वहां पे वैसे भी बेकार है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि 25% से ज्यादा लोग तो मेडिकली इल है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां पे बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने बोला हुआ है ये चीज कि भाई 25% पाकिस्तानी मेडिकली मतलब उड़ा हुआ है उनका फ्यूज बिल्कुल ही। अब भाई ऐसी जमात के साथ आप रहते हो, ऐसी पॉपुलेशन के साथ हो, तो भाई आपको पता है ना कि आपको कुछ भी बोल दो चल जाएगा आपके देश के अंदर। तो सेम चीज पाकिस्तान कर रहा है। जो एग्जीक्यूट करवाने वाले देश हैं वो बोल नहीं रहे, वो अपने आप करवा देंगे। आपको पता लगेगा जब जाकर के मीटिंग तय हो चुकी होगी, वो तब आएंगे कि भैया फलाने दिन फलानी जगह मीटिंग होगी। बस पाकिस्तान की तरह नहीं कि इशांडर गया वहां पे वेलकम करने तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट का, और वहां पे मतलब ना तो भाई यूएसए था और ना वहाँ इसराइल था, और जाकर के पागल का बच्चा वहां पे फिसल और गया। भाई कंधे की हड्डी तोड़वा ली यार अगले ने। मतलब इससे बड़ी जहालत क्या हुई है भाई। और भाई मैं एक बात बता देता हूँ, ये इशांडर नहीं गिरा है, ये पाकिस्तान की लिटरली बता रहा हूँ पूरी की पूरी इज्जत गिर गई है, पर इन्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि यूएस किसी भी तरीके से ना बस इस लड़ाई से बाहर निकलना चाहता है। यूएस लिटरली परेशान हो गया है, यूएस पे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज दिख रही है कि भाई अपने घर के अंदर वो अप्रूवल रेटिंग खो रहा है और उसका मिड टर्म आ रहा है। अगर मिड टर्म में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना भाई, तो डोनाल्ड ट्रंप ना भाई किसी भी काम का नहीं रहेगा। लिटरली बता रहा हूँ, इस वाले मिड टर्म के अंदर मल्टीपल जो सेनेट्स हैं उनके सेनेटर्स चूज होने वाले हैं, और सेनेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हाउस के अंदर अपने बिल्स को पास करवाने के लिए, अपने आप को पावर में रखने के लिए। अगर वो सेनेटर्स बदल गए और गलती से वो डेमोक्रेट आ गए तो तुरंत इम्पीच हो जाएगा ये ट्रंप। और ट्रंप को ये अब खतरा दिख रहा है सामने, और ये ट्रंप को नहीं दिख रहा, ये सबको दिख रहा है। और अपनी पार्टी के अंदर मतलब ट्रंप की जो खुद की पार्टी है रिपब्लिकन, वहाँ पे चाहे जेडी वैंस हो, कैश पटेल हो, विवेक रामास्वामी हो, या फिर ये जितने भी मतलब ट्रंप से थोड़ा सा अलग वाले लोग हैं, आप देख रहे होंगे बहुत टाइम से ना मीडिया में आ नहीं रहे। मतलब जेडी वैंस ने इस वॉर के ऊपर कुछ ज्यादा आके बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ना ये खुद पसंद नहीं आया स्टेप कि भाई आप क्यों कूद गए इस वॉर के अंदर। अब जेडी वैंस ने एक स्टेटमेंट में ये भी बोला था कि ये वॉर हो सकता है 2 साल तक खिंच जाए। मतलब भाई आप एक चीज समझो ना, और ये पॉसिबल है दोस्तों, मैं बताता हूँ क्यों। आपको याद होगा वियतनाम वॉर में जब अमेरिका गया था तो उस टाइम वियतनाम डेवलप हो रहा था, वो आजाद हुआ था, और बाकी जितनी कंट्रीज के पास गया था उनके पास ना कोई कन्वेंशनल आर्मी नहीं थी। ईरान एक इकलौता पहला ऐसा देश है जिसके पास प्रॉपरली फंक्शन डिसिप्लिन्ड एंड एक कन्वेंशनल आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। वहां पे गया और ये लॉकडाउन हो गया, मतलब फंस गया लिटरली। अब ये निकल नहीं सकता। पहले ये कह रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज को छोड़ दो, उसको आजाद करो, उसके बाद हम ये लड़ाई शांत करेंगे। अब ट्रंप लिटरली भाई साहब ये बोल रहे हैं कि भाई भाड़ में गया स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज, भाड़ में गया फलाना ढमकाना, भाड़ में गया इजराइल, तुम भाई किसी भी तरीके से इस वॉर को बंद करो, यहाँ से निकलो बस। ये सिचुएशन पैदा हो गई है, और अभी भी इस पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक ईरान इस चीज के लिए अग्री नहीं होगा तो भाई आप कैसे वॉर रोकोगे। और अगर आपने रोक दी, आप छोड़ के चले गए, तो भाई पूरे वर्ल्ड में जो आपकी थू होगी, क्या आप सहन कर लेंगे उसे? पर यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि ये वॉर इतनी जल्दी रुकने वाली है, जब तक ईरान सामने से ना चाहे, क्योंकि ईरान ने ना मल्टीपल ऐसी कंडीशंस लगा दी हैं कि जहाँ पे यूएसए को समझ आ रहा है कि भाई हम इन कंडीशन को ना काउंटर उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हमने सोचा हुआ था, जिस तरीके से हमारी गेम स्ट्रैटेजी बनी थी। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है? पाकिस्तान को तो पत्ता कट गया है, पर यहाँ पे अब मीडिएशन कौन सा देश करवाएगा? आप मुझे बताओ, कमेंट्स के अंदर अपना जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।